Welcome to Commerce Plex. Learn by heart, commerce in the heart. So guys, आज 10th का रिज़ल्ट आ चुका है और आप सब लोग 11th में प्रमोट हुए होंगे और सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सब लोग 11th में पहुंच चुके हैं और आप अपनी अपनी पढ़ाई में यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो अपन ने पहले से कर दी होगी, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स हैं जो आज रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे और ऑफिशियली आज वो अपनी 11th क्लास की स्टडीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो उन सभी का स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़, राइट। बिजनेस स्टडीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और पहला चैप्टर का नाम भी है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, आज लेक्चर 1 है 11th क्लास का। हम श्री गणेश कर रहे हैं 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज़ को, राइट। सो फटाफट आप लोग फटाक से अच्छा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और एक लाइक बटन तो बनता ही है, ज़रूर बनता है इस लेक्चर के बाद, राइट। तो मूव ऑन टू द टॉपिक। अब हम सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, राइट। चैप्टर 1। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम इसमें, तो पहले मैं डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। टॉपिक्स टू बी कवर्ड अप इन दिस लेक्चर। पहला पढ़ेंगे हम बिजनेस कॉन्सेप्ट, क्या चीज़ है बिजनेस। और राइट, आप लोग अब सोच रहे होंगे सर आप कौन सा टॉपिक ले आए हैं, बिजनेस हैं ये तो वैसे इतना थ्योरी से हमें वैसे ही बहुत नींद आती है और आप क्या थ्योरी पढ़ा के रुलाएंगे सुलाएंगे हमको। वैसे ही कोविड-19 के पड़े पड़े हम घर में सो ही तो रहे दिन भर। तो गाइस और स्टूडेंट्स, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग को ये बहुत रियलिस्टिक वे में पढ़ाने वाला हूँ, बहुत प्यारे प्यारे फनी और बहुत अच्छे अच्छे रियलिस्टिक एग्जांपल्स दे के पढ़ाने वाला हूँ बिजनेस स्टडीज़, कि आपको ऐसे खुद को लगेगा एक साल बाद कि हाँ यस कि हम बिजनेस करने के लायक हो ही गए हैं, राइट। क्योंकि देखिए बिजनेस हर कोई करना चाहता है आज के टाइम में। वो जॉब वाली 10 से 5 वाली नौकरी बहुत ही कम लोग को पसंद है, ठीक है। तो हर इंसान सोचता है कि एंटरप्रेन्योरशिप, आजकल बहुत एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सुनने में आता है, जिसको देखो वही एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन सुनाता पढ़ाता रहता है, ठीक है। लेकिन सफल बहुत कम हो पाते हैं। क्योंकि सफल इसलिए बहुत कम हो पाते हैं क्योंकि सब प्रैक्टिकल के टूवर्ड्स भागते हैं। थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल करो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो वैसे ही हम इस थ्योरी को ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि हम बिल्कुल प्रैक्टिकली कर रहे हैं और फिर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाएंगे चीज़ों को लेके, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल हम कि हम सच्ची में हम बिजनेस कर सकते हैं, हम इस तरीके के अपने आप को बना लेंगे। फिर प्रैक्टिकल टर्मिनोलॉजी से पढ़ के, प्रैक्टिकल सोच के साथ पढ़ के इस चीज़ को, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा बात ना करते हुए और हम टॉपिक पर जाते हैं। पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे बिजनेस कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है भाई। ठीक है, सुना है बिजनेस होता है, धंधा बोलते हैं, ठीक है। और बनियाओं में तो बहुत ज़्यादा चलता है ये बिजनेस, बिकॉज दे हैव देयर बिजनेस इन देयर ब्लड, ठीक है। सो बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है? इट रेफर्स टू एक्टिविटीज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और पर्पस एंड सेल ऑफ गुड्स। वो क्या? सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्या पूरे 4 लाइन में आपको पहले आखिरी वर्ड बड़ा अच्छा लगा होगा, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। उस पर बाद में आते, लेकिन पहले कहे क्या रही डेफिनेशन वो तो देखें। इट रेफर्स टू एक्टिविटीज कंसर्न विद द प्रोडक्शन। ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि आपके प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई होती हैं। परचेज, सेल, किसका? गुड्स का, और साथ में सर्विसेज का भी, और साथ में सिर्फ परचेज ही नहीं, सेल ही नहीं, उसका सप्लाई भी। यानी कि आप गुड्स खरीदो भी, सर्विस खरीदो भी, गुड्स बेचो भी, ठीक है, सर्विसेज भी बेचो। किस मोटिव से, किस ऑब्जेक्टिव से? प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से। तो आपका बिजनेस कहलाएगा। सिंपल सी बात है, यदि मान लो मैं एक मोबाइल मैंने खरीदा, मैंने उसको यूज़ किया और मैंने उसको बेच दिया, सेकेंड हैंड बेच दिया, तो मेरा बिजनेस नहीं होगा। वो तो मैंने यूं ही अपना अपनी जो जो अपनी रनिंग कॉस्ट थी वो निकालने के लिए मैंने उसको बेच दिया। मेरे किसी काम का नहीं था, वो मुझे नया भी लेना था और मैं अपनी रनिंग कॉस्ट कम करना चाहता था इसलिए। लेकिन यदि मेरा सेकंड हैंड मोबाइल बेचने का धंधा हो, मैं सेकंड मोबाइल खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ, तो वो मेरा बिजनेस कहला जाएगा। यदि मैं एक मोबाइल बेचने जाता हूँ तो वो मेरा बिजनेस नहीं कहलाएगा, राइट। तो ये वो एक्टिविटी होती है जहाँ पे अपनी गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी खरीदते हो, बेचते हो और सप्लाई करते हो, ठीक है। तो नॉर्मल से बिजनेस कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट को मुझे इतना अंग्रेजी में बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सबको हिंदी में इतना पता ही होगा। दूसरी डेफिनेशन ये है, ये तो खैर मीनिंग मैंने एक तरीके का मीनिंग बोल दिया कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या हो गया। अब ये जो है डेफिनेशन है, आप इसको अपने एग्जाम में लिख सकते हो। बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन, अलग अलग पर्सन एक्सचेंज करते हैं क्या? वैल्यू। वेदर क्या? वैल्यू एक्सचेंज करते हैं, क्या एक्सचेंज करते हैं? वैल्यू एक्सचेंज करते हैं। किस चीज़ की? गुड्स की और सर्विसेज, दोनों में से किसी की भी। फॉर म्यूचुअल गेन, किसके लिए? आपसी गेन के लिए और प्रॉफिट के लिए। या तो म्यूचुअली गेन
या फिर म्यूचुअली प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और अल्टीमेटली बिजनेस का आखिरी मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, धंधों में प्रॉफिट कमाना। समझ में आया? कहते हैं ना गुजराती में, धंधों में प्रॉफिट कमाना। तो वही प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो हम बिजनेस करते हैं। हम कोई सोशल वेलफेयर करने के लिए थोड़ी ना करते हैं कोई। हमको क्या मतलब होता है यहाँ पे? प्रॉफिट से मतलब होता है, राइट। तो बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं क्या? वैल्यू। किसकी? गुड्स की और सर्विसेज की। क्या काय के लिए? म्यूचुअल प्रॉफिट अर्न करने के लिए। भाई हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सा तू मुझे, ठीक है यार, हम मार्केट गए, उसने बोला यार ये दाल कितने रुपए किलो? 90 रुपए किलो तू और दाल है। उसने बोला नहीं यार थोड़ा बहुत कम करो, 85 कर लो। तो ठीक है यार, ना आपका ना मेरा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, 85 पे डन। 85 पे उसने बेच दी। अब उसने खरीदी कहीं और से 80 पे थी, 5 रुपए का उसने अर्निंग करी। तो उसको 5 रुपए की अर्निंग हो गई, सामने वाले ने पैसा दे दिया, इसने पैसा ले लिया, और गुड्स भी एक्सचेंज हो गया, 1 किलो दाल, तूर दाल भी सेल ऑफ हो गई। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गया एक बिजनेस का। ये बहुत माइन्यूट सा एग्जाम्पल, और ये सभी को पता होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं हम इसके अलग टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? अब यही बोलोगे सर आप क्या है यार, आप ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ा रहे हो, एकदम बिल्कुल लल्लू टाइप्स टॉपिक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इतना तो हमको पता है, हम ऐसी थोड़ी ना 11वीं में आ गए। बिल्कुल सही बात है, आप ऐसी 11वीं में नहीं आ गए, लेकिन थोड़ा सा क्या है, जब पेपर में लिखने की बारी आती है तो हम गोल जाते हैं कि हम क्या लिखेंगे। हमें पता तो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या, लेकिन हम उसको अपने शब्दों में कैसे दे पाएँ, तो वो शब्दों में उसको कैसे बयां करें, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने लिखा है। द एक्टिविटीज अंडरटेकन विद मेन एम ऑफ अर्निंग मनी। क्या मेन एम क्या है उनका? पैसा कमाना। एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, साथ ही साथ में वेल्थ का क्रिएशन भी कर लेना, आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। भाई वो एक्टिविटीज जो कि हम करते हैं, क्या हमारा मेन पर्पस क्या होता है? पैसा कमाने का और हमारा वेल्थ बनाने का। भाई पैसा कमाओगे तभी तो भाई वेल्थ बनेगी, तभी तो प्रॉपर्टी बनेगी। जब पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ प्रॉपर्टी बनेगी, कहाँ से वेल्थ बनेगी? उस चीज़ को कमाने के लिए, उस चीज़ को अर्न करने के लिए हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि फैक्ट्री चलाना, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री करना, शॉप रन करना। ठीक है, ये तो भाई माइनर से एग्जांपल दे दिए मैंने कि भाई फैक्ट्री चलाना और एक शॉप रन करना, जो भी प्रॉफिट होगा उससे हमारा अपना घर चलाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर हो गया, जहाँ से क्या पैसा मिलता है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तुमको वहाँ पे क्या, उसे हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहाँ से अपनी वेल्थ बना सकते हैं, पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसका अपोजिट हो गया, वो एक्टिविटीज जो कि हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, हम अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, हमारी अंतरात्मा को क्या कहते हैं, समापन देने के लिए, हमारी अंतरात्मा को तृप्त करने के लिए जो हम दूसरों की भलाई करते हैं। ठीक है, जो कि आज के ज़माने में बहुत कम ही लोग करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग पाए जाते हैं, लेकिन कई लोग करते भी हैं। कोई आपसी स्वार्थ के लिए नहीं, कोई आपसी ग्रीड के लिए नहीं, सिर्फ द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ अदर पीपल। यदि हम वो काम कर रहे हैं और उसके हम एवज में या उसके रिटर्न में कोई पैसा वैसा नहीं ले रहे हैं, कोई इकोनॉमिक चीज़ नहीं ले रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन विद द मेन मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल, सोशल सर्विस कर देना, चैरिटी कर लेना, टेम्पल चले जाना, और घर के काम करना। अब घर में हमारी मम्मी पैसा थोड़ी मांगती है हमसे, पापा से बोलती नहीं मुझे महीने के 10,000 रुपये दो, मैं तो घर का इतना सारा काम करती हूँ। बोलते हैं क्या? नहीं, वो अपनी खुशी से आपको रोटी, आपको खाना बना खिलाती हैं, फिर घर का काम करती हैं, आपकी हर एक नीड्स पूरी करती हैं, घर को पूरा साफ सुथरा रखती हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिकली जमा के रखती हैं। ठीक है, तो वो तो उसके लिए आप इंटर्न पैसे की डिमांड थोड़ी ना करती हैं, तो वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और हम उनको ऐसे सोचते रहे ठीक है क्या करती ही क्या है, राइट? तो हमें ऐसा नहीं सोचना है फ्रेंड्स, राइट? वो बहुत कुछ करती है हमारे लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं वो पढ़ लिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं वो भी पढ़ लिया। अब इसके थोड़ा टाइप्स पढ़ लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक नहीं आता, उससे ज़्यादा ये आता है कि टाइप्स क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों का डिफरेंस भी करेंगे, वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अभी 3 चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ। देखो कितने प्यारे प्यारे नोट्स हैं, आप भी ऐसे ही बनाएं और अपना रखें, तो आपको बिल्कुल झटाझट 12th जब वो आता है ना, फरवरी का महीना, तो हमको लगता है अरे यार नोट्स होने चाहिए, अब हमको पढ़ना है, हमको शॉर्ट में पढ़ना है, तो ये काम आएंगे तब। तो जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो कहीं आप ड्राइव में सेव करें तो ठीक है, वरना आप बेटर है कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं और मुक्ति पाएं और बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। ठीक है, इधर उधर डिलीट विलीट का चक्कर भी ना हो। बिजनेस बिजनेस रेफर्स टू दिस। और हाँ, एक और बात, मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा पीडीएफ की, नोट्स की, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? ओके, हम आते हैं अब बिजनेस पे। क्या होता है बिजनेस, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूँ, लास्ट ऑफ द लास्ट पेज में, कि बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं, परचेज से रिलेटेड होती हैं। 3 वर्ड तो गांठ मान दो, प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन।
प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी जगह सप्लाई भी लिख सकते हो जो कि पहले वाली इसमें लिखा था। ठीक है, तो प्रोडक्शन, परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी बोल लो। ठीक है, ऑफ गुड्स और सर्विसेज, किसका, गुड्स का और सर्विसेज का, दोनों का, गुड्स का भी और सर्विसेज का, विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल दे दो, फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम प्रोफेशन के ऊपर। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन रेफर्स द एक्टिविटीज विच रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज। यहाँ पे आपको स्पेशल ज्ञान होना जरूरी है, ज्ञानी बनना आपको जरूरी है। और सिर्फ ज्ञानी बनने जरूरी नहीं है, साथ में आपको कुछ स्किल्स भी आनी चाहिए, आपकी स्किल्स में एक्सपर्टाइज भी होने चाहिए। जैसे टीचिंग हो गया। अब भाई टीचिंग का क्या मतलब होता है? सीधे नॉलेज गेन थोड़ी ना कर लेना होता है। अरे यार, मेरे साथ 60 बच्चे पढ़े हैं 11th-12th में, ग्रेजुएशन में हजारों ने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन ने भी 100-150 बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन सभी कोई टीचिंग थोड़ी ना कर लेते हैं, वो तो किसी में स्पेशल स्किल होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझ में है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि स्किल्स होती हैं। हाँ है, थोड़ी बहुत है, मुझ में भी है, बट धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं। देखो स्किल्स आप ये नहीं कह सकते हो कि 110% आपके अंदर है ही है, वो डे बाय डे इंप्रूव होती है, उसका कोई पैमाना नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते खड़े हो कि यार मैं तो परफेक्ट हूँ। नहीं, आप कभी परफेक्ट नहीं है। आप द एंड ऑफ द डेथ ऑफ द डे भी आप परफेक्ट नहीं कहलाते हैं। स्किल ऐसी चीज़ है जो आपको 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल भी आप जी रहे होंगे ना, तो 100 साल तक भी आपको स्किल, आप नहीं कह सकते मैं 100% एक्सपर्टाइज हूँ स्किल में, फिर भी कुछ ना कुछ मुझसे छूट ही जाएगा। तो आप क्या होता है, नॉलेज और स्किल दोनों हैंड बाय हैंड चलती हैं। ये आप कभी नहीं कह सकते हो कि हमें 100% पूरी आती है, कि कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ होगी जो आपको, जिसकी आपको नॉलेज भी नहीं होगी और वो स्किल आपको नहीं आएगी। ठीक है, पहले नॉलेज लेना जरूरी होता है और फिर उस नॉलेज को अपने प्रारूप में उसको कन्वर्ट करके आपको उसमें एक्सपर्टाइज लेने को हम स्किल कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉलेज और स्किल दोनों नहीं चाहिए, दोनों मिलके किसका बर्थ देती हैं, प्रोफेशन को। नॉलेज प्लस, ये आप समझ जाना है, नॉलेज लिखा है मैंने, प्लस स्किल इक्वल्स टू प्रोफेशन। अब भाई 11th-12th में पढ़े तो बहुत सारे बच्चे हैं साथ में, लेकिन सभी के पास टीचिंग स्किल्स थोड़ी ना है। कहीं कुछ करने लगे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, अब सभी इतने सारे लोग डॉक्टर के एग्जाम्स देते हैं, पढ़ते हैं, तो सभी तो डॉक्टर बन जाते हैं? नहीं, अब उसके लिए जो उसकी जिसमें स्किल होती है वही बन पाता है। अब इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का पढ़ते हैं, सभी थोड़ी ना पास हो पाते हैं, मात्र 2%, 1.5% रिजल्ट निकलता है। कंपनी सेक्रेटरी का भी यही है। तो ये सब क्या है, लॉयर्स हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, ये सब क्या हो गए, प्रोफेशंस हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं। ठीक है, और ये लिखा हुआ है टू अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न लिविंग, और साथ में फिर अपनी लाइफ में वो स्किल को अप्लाई करता है, वो नॉलेज लेता है, वो स्किल अप्लाई करता है और उस स्किल से कुछ अर्निंग करता है, और उसी अर्निंग को हम लिविंग फॉर अर्निंग बोलते हैं। द पीपल हु एंगेज इन प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल। कॉमन सेंस की बात है, जो प्रोफेशन में एंगेज होंगे और हम प्रोफेशनल्स ही बोलेंगे, राइट। दीज एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस। ये जो एक्टिविटीज की जाती है ना, सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस होती हैं, और कोड ऑफ कंडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोफेशन का। तो अभी अपना आंसर लिखे ना सीबीएसई बोर्ड में, छोटा लिखें लेकिन अच्छा लिखें, इतना ही लिख के आएंगे पूरे नंबर मिलेंगे। सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कंडक्ट ऑफ होती है इसमें, देखो गाइडलाइंस, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जाम्पल स्पेशल नॉलेज, स्किल, अर्निंग। एग्जामिनर ये वर्ड ढूंढता है, वो ये नहीं देखता कि हमने सेंटेंस कितने लिखे हैं, वो काउंट करता है कि आपने कीवर्ड्स कितने लिखे हैं। यदि वो कीवर्ड्स हैं 5-7 कीवर्ड जिससे वो लेके खुश होना चाहता है, तो बस आपका काम बन गया, पूरे नंबर मिल जाएंगे, फिर वो लाइन नहीं गिनेगा आपकी। तो हम वापस आते हैं, गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट। आपने देखा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें सारे लॉयर्स रजिस्टर्ड होते हैं। आपने देखा है मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसमें सारे डॉक्टर्स होते हैं। आपने देखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबरशिप, वहाँ सारे चार्टर्ड अकाउंट, ICAI, ICSI, ICWA, ये सारी क्या है, ये सारी क्या है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ पे ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज रजिस्टर्ड होते हैं, लॉयर्स बार काउंसिल में होते हैं, और अपने आपकी जो क्या बोलते हैं इंजीनियर्स जो होते हैं वो ICTI उसमें होते हैं, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। यहाँ पे आपको ओथ दिलवाई जाती है कि आप जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हैं उसको आप बिल्कुल ईमानदारी से और बिल्कुल अपनी स्वेच्छा से करेंगे। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आप इसके बाहर नहीं चल सकते, वरना आपको हटा देंगे। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से क्या आपको लाइसेंस मिलता है, क्या एडवोकेट का। अब यदि आपने कोई भी आड़ी टेढ़ी हरकत करी, जो आप उस कोड ऑफ कंडक्ट के आपने बाहर जाकर कोई काम किया, बेईमानी करी, तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, आप केस किसी का नहीं ले सकते और आप लॉयर भी नहीं कहला सकते। सेम वे होता है डॉक्टर के साथ, आप डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सेम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, आपने कोई धोखाधड़ी कर दी, कोई घपला कर दिया, तो आपका लाइसेंस कैंसिल। कंपनी सेक्रेटरी का भी सेम, मेंबरशिप कैंसिल, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मेंबरशिप कैंसिल होती है, लाइसेंस कैंसिल नहीं होता। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटेंट का भी मेंबरशिप कैंसिल, और एक बार आपको मेंबरशिप कैंसिल तो फिर आपको उसे दोबारा गेन करने में आपको पसीने छूट जाएंगे, ये आपको पहले ही गेन करने में पसीने छूटते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं
प्रोफेशन की काम, क्योंकि प्रोफेशनल जो होता है वो सिंपल सी बात है, आपके पास स्पेशल नॉलेज भी होनी चाहिए और स्किल भी होनी चाहिए। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास 100% स्किल है, नॉलेज है, और आप कभी ये ना कह पाएंगे कि हमारा 100% स्किल है। ये एज बाय एज, टाइम बाय टाइम आपके साथ डेवलप होती रहती है, और आपको आगे अपनी लाइफ में सीखती रहनी चाहिए, या पड़ती है, या आप इसमें एक्सपर्टाइज हो सकते हैं, एक्सपर्टाइज हो सकते हैं, लेकिन आप ये है कि आप ये कभी नहीं कह सकते कि हाँ हमें सब कुछ आता है, बिकॉज ये दिन पर दिन आपको न्यू लाइफ के एक्सपीरियंसेस गेन करके आप इसको आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो अब हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। जो मैंने अभी आपको प्रोफेशन के बारे में बताया, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं रहेगा, वरना आप बोलेंगे सर तो किसी किताब में लिखा, जो आपने जैसा बताया कहानी बताई, ये एक्चुअली किसी किताब में नहीं लिखी रहेगी, या बाय मेरे खुद के एक्सपीरियंस और चीज़ों को देख के एनालाइज करके ही मैंने बताई गई हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ताकि आप इसको क्लियर कट रखे सकें माइंड में, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ना इसलिए नहीं कि सिर्फ पढ़ के 12th पास कर लेनी है, हमें फिर किसी और, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे आप किसी और को पढ़ाना चाहेंगे, तो उसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी सी होनी ज़रूरी है आपको भी, ठीक है, ताकि क्लियर कट हो पाए आपका जो भी है। क्योंकि रटा हुआ आंसर तो सब लिखेंगे, लेकिन जो नॉन रटा हुआ आंसर जो दिमाग में होता है वो आपके आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको हर लेक्चर के बीच में मिलते रहेंगे, और स्पेशली बिजनेस स्टडीज़ या थोड़ा सा टाइम मिल जाता है यहाँ पे आपसे इंटरेक्शन करने का, तो यहाँ पे क्या है, बाकी और लेक्चर्स में शायद इकोनॉमिक्स और मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ 11th 12th में, और दूसरे टॉपिक्स लूँगा, स्टैटिस्टिक्स भी लूँगा, तो वहाँ पे इतना इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा टॉपिक है, मैं 12th की बिजनेस स्टडीज़ भी लूँगा, कुछ चैप्टर्स कुछ टॉपिक्स, तो वहाँ पे आपसे इंटरेक्शन करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा, तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे। सो ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक देखें और सुने। यदि स्टार्ट कर ही लिया है वीडियो तो एंड करके ही उठना है। थोड़े से मेरे वीडियोस लंबे रहते हैं लेकिन बहुत हेल्पफुल रहते हैं। Employment refers to an activity in which an individual works regularly for another person and gets remuneration in return। भाई यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, मैं सिंपल सी, ये अंग्रेजी भाषा तो आप अपने नोट्स के लिए, अपने 12th बोर्ड के आंसर के लिए रख लेना, मैं नॉर्मल सिंपल सी भाषा बताता हूँ, किसी और के लिए काम कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट कहला रहा है। किसी और के पास जाके कोई आपको रोजगार दे रहा है, आप उसके लिए काम कर रहे हो, वो एम्प्लॉयमेंट है। जिसके लिए काम कर रहे हो, जो काम दे रहा है, जो काम करवा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर। सॉरी, दोज हु वर्क एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर, हाँ सही बोल रहा हूँ, जो काम देगा उसे हम बोलेंगे एम्प्लॉयर्स, जो काम, जिसको काम मिलेगा वो बोलेगा एम्प्लॉयज। यानी जिसका काम करोगे वो रहेगा एम्प्लॉय, और जो काम करवाएगा तुमसे वो रहेगा एम्प्लॉयर। जिसका काम तुम्हें मिलेगा वो, ठीक है, वो रहेगा एम्प्लॉय, जिसका काम तुम करोगे वो होगा एम्प्लॉयर, और जो तुमसे काम करवाएगा वो भी होगा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय वो होगा जो उसका काम करेगा, ठीक है, समझ गए आप। एम्प्लॉय का मतलब सिंपल सी जैसे एग्जांपल ये हो गया कि भाई मैं हूँ एक मजदूर, मैं किसी बिल्डर के पास गया, मैंने बोला सरकार मुझे काम दे दो। बिल्डर ने बोला ठीक है बेटा, कल से आ जाना, मिस्त्री का काम संभाल लेना। उसने बोला ठीक है। अब जो बिल्डर हो गया एम्प्लॉयर, और जो मजदूर हो गया, मिस्त्री हो गया, वो एम्प्लॉय, ठीक है। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स, जो दूसरों की तरह एम्प्लॉयड हुए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्प्लॉय। और जो दूसरों, और जिनको वो एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय करता है, जो करता धरता होता है, जो महीने की पगार देता है, उससे हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर्स, राइट। बिल्कुल क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया बिल्डर और एक मिस्त्री का, उससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि कौन है एम्प्लॉयर और कौन है एम्प्लॉय। भाई सिंपल सी बात है, मैं किसी के अंडर काम करूंगा तो मैं एम्प्लॉय हुआ, और जो मेरा बॉस हुआ वो मेरा एम्प्लॉयर हुआ। सिंपल वर्ड्स में ये कहानी। द रेमुनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, भाई जो पैसा, रेमुनरेशन का मतलब सिंपल समझ लो ना भाई, पैसा, ये हिंदी में बोलते पगार, हिंदी में बोलते पगार, इंग्लिश में बोलते पैसा, इज नोन एज सैलरी और वेज। ये लो, सैलरी और वेज, वेज को बोल दिया पगार, सैलरी को बोल दिया पैसा। हमको तो बस मतलब है किससे? मनी से, मॉनेटरी टर्म से। कुछ भी बोलो, पैसा बोलो, मनी बोलो, सैलरी बोलो, वेज बोलो, पगार बोलो, सब एक ही बात है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग इन ऑफिस, बैंक्स, इंश्योरेंस। देखो चलो मैं तुमको अभी थोड़े से डाउनग्रेड एग्जाम्पल देते, थोड़े स्टैंडर्ड वाले लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब मिस्त्री विस्त्री आते, ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे लोग भी काम करते हैं। वो तो मैंने आपको क्या है, देसी एग्जाम्पल दे दिया था। वर्किंग इन ऑफिस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, शॉप्स, सेक्टर। हाँ आप बोलोगे शॉप्स में धंधो नहीं, शॉप्स में मालिक के नीचे जो काम करता है, मैनेजर, क्लर्क, उसे बोलते, वो छोटू काम नहीं करता है, छोटू 1 किलो सर्फ निकालना, वो वाला, वो क्या हो जाएगा? वो कहलाएगा, वो एम्प्लॉय कहलाएगा, ठीक है। और जो दुकान का मालिक होगा, सेठ होगा, वो क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयर। तो आई होप आपको ये एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक राइट नाउ, उसके पहले प्रोफेशन, बिजनेस, ये थोड़ा सा व्यू कर लें ताकि आपको याद रहे कि हमने आज क्या पढ़ा। बिजनेस, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस कॉन्सेप्ट, ये सब अपने पढ़ा। हम 3 टॉपिक आज कवर अप करें हैं 20 मिनट्स के लेक्चर में। थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, समझना ज़रूरी है। वीडियो बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है,
मेन मोटिव हमको समझ में आना चाहिए, राइट। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको चीज़ समझ में आई हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। प्लीज़ आपको एक लाइक करना है, हम लाइक करें, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि यस हम सही जोन में जा रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है। और प्लीज़ इंटरेक्शन रखिए, बिजनेस इंटरेक्शन में मज़ा आता है। आप कमेंट सेक्शन में जाके अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, जो डाउट हो आप मुझसे पूछें, कुछ भी हो, कुछ भी हो आप यू कैन आस्क मी। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नोट्स का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करें और अपनी कॉपी बनाएं बिजनेस स्टडीज़ की, और जैसे नोट उसमें लिखें। ओके, thank you so much guys, so much friends. Please subscribe the channel, like the channel and share the channel with your friends who are studying in 11th and 12th, and some of the topics are we going to be of BCom and MCom also. We are going to upload that also. So please share, subscribe to every commerce student. Okay, thank you so much. Stay safe and stay tuned. Bye bye.